Welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about four injuries of the forearm and wrist, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्मिथ फ्रैक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वॉटर फ्रैक्चर, उसके बाद हम स्कैपुलर फ्रैक्चर का डिस्कस करेंगे, लास्ट हम ल्यूनर फ्रैक्चर का डिस्कस करेंगे। इसमें हम 4 फ्रैक्चर्स देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है, ये अपोजिट होता है बिल्कुल कॉलेज फ्रैक्चर के, थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट होता है। सो यदि आपने अभी तक कॉलेज फ्रैक्चर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप कॉलेज फ्रैक्चर को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको स्मिथ फ्रैक्चर इजीली समझ आ जाएगा। तो इसमें स्मिथ फ्रैक्चर में होता है क्या है कि ये अपोजिट होता है कॉलेज फ्रैक्चर को। तो जो कॉलेज फ्रैक्चर होता है वो हमारे डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे होता है, कॉर्टिको कैंसलर जंक्शंस पे, जहाँ पे हमारी जो रेडियस बोन होती है आर्टिकुलेट होती है कार्पल बोन से, तो रेडियो कार्पल जॉइंट जहाँ फॉर्म होता है तो उसी एरिया पे ये स्मिथ फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रैक्चर का, जो कॉलेज फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है हमारा वेंट्रली फेसिस होता है, और जो डॉर्सल टिल्ट होता है कॉलेज फ्रैक्चर में। और स्मिथ फ्रैक्चर में हमें जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है वो वेंट्रली और यहाँ पे वेंट्रली ही टिल्ट देखने को मिलता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है कॉलेज और स्मिथ फ्रैक्चर में, इसलिए इसे हम रिवर्स कॉलेज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज दिस इज अनकॉमन फ्रैक्चर सीन इन अडल्ट एंड एल्डरली पीपल। ये अनकॉमन देखने को मिलता है फ्रैक्चर एडल्ट और एल्डरली पीपल्स में। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज फ्रैक्चर इन दैट डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस वेंट्रली एंड टिल्ट वेंट्रली। तो ये डिफरेंस किससे होता है कॉलेज फ्रैक्चर से, क्या डिस्टल जो फ्रैगमेंट होते हैं रेडियस बोन के वो डिस्प्लेस करते हैं वेंट्रल और टिल्ट भी करते हैं वेंट्रल। वहाँ पे जो टिल्ट होता है वो हमारा डॉर्सल टिल्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉटर फ्रैक्चर्स के बारे में। तो जो वॉटर फ्रैक्चर होता है वो हमारे रेडियस बोन पे ही होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे इंट्रा आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियस बोन के डिस्टल एंड पे। तो जो फ्रैक्चर होता है वो एक्सटेंड करता है कि आर्टिकुलर सरफेस जो हमारी रेडियस की होती है और हमारे जो कार्पल्स बोन होते हैं, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। उसमें हमें देखने को मिलता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टाइप का फ्रैक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल और वेंट्रल फ्रैक्चर्स, डॉर्सल टाइप फ्रैक्चर्स या एंटीरियर टाइप फ्रैक्चर या बोलर टाइप फ्रैक्चर या जिसे बोलते हैं। और सो फर्स्ट इज दिस इज एन इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस। डिस्टल रेडियस के इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है। The fracture extend from articular surface of radius to either is anterior posterior cortex। जो फ्रैक्चर होता है वो एक्सटेंड करता है हमारे जो आर्टिकुलर सरफेस होती है रेडियस की, वहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे। इसके बाद ये देखते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है कि देयर आर इज ए बोलर वॉटन फ्रैक्चर, मीन्स एंटीरियर टाइप का फ्रैक्चर है, या डॉर्सल वॉटन फ्रैक्चर या पोस्टीरियर टाइप का फ्रैक्चर है। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है। उसके बाद ट्रीटमेंट को हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 डायग्राम्स मैंने दिए हैं, जिसमें ये हमारा एंटीरियर टाइप फ्रैक्चर हो गया, ये पोस्टीरियर टाइप फ्रैक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी रेडियस बोन है यहाँ पे ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है, तो ये एंटीरियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर फ्रैक्चर हुआ है, जिसे हम डॉर्सल फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट को जो क्लोज मैनिपुलेशन हम कास्ट का यूज़ करते हैं। यदि हमारा जो क्लोज मैनिपुलेशन होता है वो फेल हो जाता है तो हम ओपन इंजेक्शन और इंटरनल फिक्सेशन का यूज़ करते हैं, KY का यूज़ करते हैं। सो इस टाइप का हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोसेस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट इज क्लोज मैनिपुलेशन एंड प्लास्टर कास्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैपुलर फ्रैक्चर के बारे में। आई होप आपको समझ आएगा बार्टन फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर। सो जो हमारी स्कैपुलर फ्रैक्चर होता है वो हमारी कार्पल बोन में जो स्कैपुलर बोन होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारी कार्पल बोन होती है स्कैपॉइड की, तो वहाँ पे जो हमारा जो बोन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, टिप्रोसिटी, बेस्ट एंड हमारा वेस्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉमन फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है वो हमें वेस्ट पे देखने को मिलता है स्कैपॉइड प्रोसेस का। तो यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये हमारा है स्कैपॉइड बोन का डायग्राम। तो इसे हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, वेस्ट पार्ट ये हमारा हो गया टिप्रोसिटी एंड ये हमारा हो गया बेस्ट पार्ट, और ये हमारी हो गई दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस बेस्ट एंड टिप्रोसिटी। तो जो स्कैपुलर फ्रैक्चर्स होता है वो हमारा मोर कॉमन होता है वेस्ट के एरिया पे। सो देखते हैं
जो स्कैपर्ड फ्रैक्चर इज कॉमन इन यंग एडल्ट, ये यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, रेयरली ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल्स में। एंड द फ्रैक्चर अकर थ्रू बेस्ड ऑफ द स्कैपर्ड, तो इस जो फ्रैक्चर होता है हमारी बेस्ड ऑफ स्कैपर्ड पे होता है। रेयरली ही हमारे टिब्रोसिटी पे देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं इसमें क्रैकिंग देखने को मिल जाती है, मीन्स आइदर क्रैकिंग फ्रैक्चर और डिस्प्लेस फ्रैक्चर, ये क्रैकिंग फ्रैक्चर या डिस्प्लेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो इसको डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करते टाइम हम इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, इसके किस सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसकी जो कंप्लेन होती है उसमें यही होता है कि उसे पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जो हमारी रेडियल एस्पेक्ट है रिस्ट पे वहाँ पे पेन होता है। तो पेन इसलिए होता है कि वो फॉल हो जाता है, आउट स्ट्रेच हैंड हो जाए, या एडल्ट जो है उसमें सब कोई भी जो स्कैपर्ड फ्रैक्चर वहाँ पे सस्पेक्टेड स्ट्रॉन्गली पॉसिबिलिटी जो स्कैपर्ड फ्रैक्चर की वो हमें देखने को मिलती है एडल्ट फ्रैक्चर। तो ये चीज़ को जैसे कोई पर्सन है वो आउट स्ट्रेच फॉल हो गया और वो अपनी कंप्लेंट बताया कि मुझे पेन है, स्वेलिंग है, रेडियल एस्पेक्ट मीन्स रिस्ट पे पेन स्वेलिंग हो रहा है, तो हमें ये चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कहीं इसमें स्कैपर्ड फ्रैक्चर के चांस, क्योंकि इसमें स्कैपर्ड फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें वो भी एग्जामिन करना है। यदि आउट स्ट्रेच पेशेंट हुआ है तो उसमें 90% चांसेस है स्कैपर्ड फ्रैक्चर्स के। सो बस वही हमें चेक करना होता है। पेन एंड स्वेलिंग ओवर रेडियल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, टेंडरनेस, स्कैपर्ड फोसा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये चीज़ को क्लियर करते हैं उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं कि स्कैपर्ड प्रोसेस में हम जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे टेंडरनेस होगी, तो इसे बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स मीन्स यहाँ का जो हमारे स्कैपर्ड फोसा होता है वो बहुत ज़्यादा स्नफ होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा नरम टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो जो स्कैपर्ड का फ्रैक्चर होता है जिसमें फोर्स पड़ा है, तो जो फोर्स होता है हमारे स्कैपर्ड बोन से ट्रांसमिटेड हो जाता है हमारे जो हमारा सेकंड मेटाकार्पल्स होती है, मीन्स इंडेक्स फिंगर की जो मेटाकार्पल बोन होती है वहाँ पे ये फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। स्कैपर्ड बोन होती है वो प्रोड्यूस करती है, फोर्स को ट्रांसमिटेड करती है अपनी वेस्ट से सेकंड मेटाकार्पल बोन्स पे। तो ये हमारा डायग्नोसिस है। उसके बाद हम रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर में क्या करेंगे कि हम एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, तो उसमें हम देखते हैं कि ऑब्लिक व्यू पे, मतलब ऑब्लिक व्यू कराते हैं क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होता है वो ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, तो रिस्ट का हम ऑब्लिक व्यू लेते हैं और एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू भी हम एक्सरे कराते हैं। तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं, समटाइम हमें देखने को मिलता है कि क्रैक फ्रैक्चर हुआ है, तो वो क्रैक जो फ्रैक्चर होता है वो विजुअल नहीं होता हमें एक्सरे कराने में। इनिशियली एक्सरे कराते तो हमें विजुअल ही नहीं होता है वो फ्रैक्चर्स, जो हम फ्रैक्चर जो स्ट्रॉन्गली फ्रैक्चर हुआ था वो हमें देखने को मिलता है। तो यही रेडियोलॉजिकल एग्जाम में ऑब्लिक व्यू ऑफ द रिस्ट, ऑब्लिक व्यू लेते हैं रिस्ट का क्योंकि ये ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यूज फ्रैक्चर इज नॉट विजुअल और इनिशियल एक्सरे, और फ्रैक्चर जो होता है वो विजुअल नहीं होता है हमें इनिशियली। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट पे हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जो स्कैपर्ड फ्रैक्चर होता है वो अपेरेंटली क्या होता है कि ये नॉन यूनियन टाइप का भी होता है, हाई रेट होती है इसकी नॉन यूनियन की। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है प्राइमरली हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, पहले से करते आए हुए हैं। और इसमें हमें नीड होती है प्लास्टर की, लॉन्ग टाइम तक प्लास्टर चढ़ा हुआ रहता है पेशेंट के ऊपर। फिर उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट के लिए ऑपरेटिव टेक्निक का भी यूज़ करते हैं जब हमारा कंजर्वेटिव टेक्निक होती है वो फेल हो जाती है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, यदि अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो अफेक्टेड हैंड को हम इमोबिलाइज करने के लिए हम 3 से 4 महीने के स्कैपर्ड कास्ट का यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 3 से 4 महीने के लिए हम कास्ट का यूज़ करते हैं इमोबिलाइजेशन के लिए। और ये जो फ्रैक्चर होता है वो हमें बहुत इनिशियली जब हम एक्स्ट्रा कराते हैं तो हमें ये फ्रैक्चर विजुअली नहीं होता है, हम देख ही नहीं पाते इस फ्रैक्चर को। फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 to 4 वीक के बाद, इंजरी के 3 to 4 वीक के बाद हम फिर से एक्सरे जब कराते हैं तो हमें कहीं थोड़ा बहुत इनिशियली हमें स्कैपर्ड मतलब देखने को मिलता है, विजुअल होता है। उसके बाद हम 2 वीक्स के लिए ये कास्ट का यूज़ करते हैं, स्कैपर्ड कास्ट का। उसके बाद आफ्टर 2 वीक फिर से हम एक्स्ट्रा कराते हैं और ये हमें स्कैपर्ड जो फ्रैक्चर है वो विजुअल हो जाता है।
तो विजुअल जब स्टेज होती है फ्रैक्चर की, तो वहाँ पे क्या, ये इसलिए विजुअल होता है कि वहाँ पे रिजॉर्प्शन होने लगता है, जो फ्रैक्चर के एंडेड होते हैं उनका रिजॉर्प्शन होने लगता है, तब ये हमें एक्स्ट्रा कराने पर देखने को मिलता है। आफ्टर 2 वीक्स के बाद रिजॉर्प्शन होता है, तो इसलिए हमें इनिशियली एक्सरे कराने से फ्रैक्चर नहीं दिखता है, 2 हफ्तों के बाद हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। फ्रैक्चर को देखने के बाद हम आफ्टर 2 वीक हम प्लास्टर को फिर रिमूव करके पेशेंट को जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हुई है रिस्ट पे, वहाँ हम फिजियोथेरेपी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द अफेक्टेड हैंड इज इमोबिलाइज इन ए स्कैफोल्ड कास्ट फॉर 3 to 4 मंथ्स के लिए। 3 से 4 महीने के लिए हम अफेक्टेड हैंड को स्कैफोल्ड कास्ट का यूज़ कराते हैं। समटाइम क्या होता है, फ्रैक्चर मे नॉट विजिबल ऑन इनिशियल एक्सरे इज टेकन अगेन। कुछ टाइम समटाइम कभी कभी ऐसा तक विजिबल नहीं होता है एक्सरे, इनिशियल एक्सरे, तो उसके बाद फिर से हम अगेन एक्सरे कराते हैं। एंड व्हीकल जब ऑब्वियस ओनली एक्सरे डन 3 to 4 वीक, जब एक्सरे के 3-4 वीक होने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ इंजरी हुई कि वहाँ पे इनिशियल ट्रीट जब करते हैं तो स्कैफोल्ड कास्ट पर लगा देते हैं 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि वहाँ पेन होता है, पेशेंट को कंप्लेन होती है पेन की, तो हम 2 हफ्तों के लिए उस पर हम कास्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फिर से आफ्टर 2 वीक एक्सरे कराते हैं अगेन, तो वहाँ फ्रैक्चर होता है वो हमें बिकम विजुअल, वो विजुअल होने जाता है एंड यूज टू स्कैफोल्ड कास्ट बिलो द एल्बो टू द मेटाकार्पल हेड। उसके बाद जब विजुअल होता है तो हम स्कैफोल्ड कास्ट का यूज़ करते हैं एल्बो के बिलो और मेटाकार्पल के हेड तक। उसमें क्या होता है, इंक्लूड हो जाते हैं थंब एंड अप टू इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जिसे हम बोलते हैं स्कैफोल्ड कास्ट। जो स्कैफोल्ड कास्ट होती है वो एक्सटेंड करती है हमारे बिलो टू एल्बो टू द मेटाकार्पल हेड, एंड उसमें इंक्लूड होता है हमारे थंब और कुछ, और उसमें थंब होने के बाद फिर जो इन्वॉल्व होता है उसके बाद हम लिटिल डॉर्सिफ्लेक्शन कराते हैं, रेडियल डिविजन कराते हैं, पेशेंट का मूवमेंट कराते रहते हैं, जिससे कि वो फिर से मसल जो है ना रीएजुकेट कर जाए। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद हम कुछ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। जो हमारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है वो शिफ्ट कर जाता है, तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से हम उसे फिर से उस रेट पे अपनी उसकी खुद की अलाइनमेंट पे लेके आते हैं। तो उसके टू टाइप्स के वेज होते हैं, 2 तरीके होते हैं कि हम इसे ट्रीट कर सकें। फर्स्ट है जो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें हम स्पेशल कंप्रेशन स्क्रू का यूज़ करते हैं, इसे हार्वर्ड स्क्रू बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा परक्यूटेनियस रिडक्शन एंड फिक्सेशन, जिसको हम इमेजिंग के थ्रू जो इमेज देख के अंडर इमेज इंटेंसीफाई कंट्रोल करते हैं, इसे हम हार्वर्ड स्क्रू बोलते हैं। There are 2 ways of treating open reduction internal fixation using special compression screw, percutaneous reduction and fixation under use image intensify control using screw। तो ये हमारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि जो देखने को मिलते हैं स्कैफोल्ड बोन के, वो कॉम्प्लिकेशन जैसे हो गया एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, डिलेड एंड नॉन यूनियन हो गया, एंड रिस्ट का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है, जब हमारी स्कैफोल्ड बोन होती है वहाँ पे जो ये होता है मतलब प्रीकेटेनस होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है वो पुअर हो जाती है, हमारे प्रॉक्सिमल सेगमेंट मतलब एवास्कुलर होने लगते हैं। वहाँ पे पेशेंट को कंप्लेन होती है कि पेन हो रहा, वीकनेस हो रही है हमारी रिस्ट पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है। तो वहाँ नॉन यूनियन देखने को मिल सकता है फ्रैक्चर के अराउंड। उसका ट्रीटमेंट के लिए हम जो भी एवास्कुलर सेगमेंट है जो जिन पे ब्लड सप्लाई पुअर हो रखी है उन्हें हम एक्सरसाइज कर देते हैं, उन्हें निकाल देते, रिमूव कर देते हैं। डिलेट एंड नॉन यूनियन में क्या होता है कि जब हमारी इम्परफेक्ट इमोवेशन होता है, मीन्स सही से हम मोबिलाइज, सही से हम जो मैनिपुलेशन के द्वारा हम फिक्स अलाइनमेंट ऑफ बोन को नहीं ले आ पाते हैं और हम प्लास्टर यूज़ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इमोबिलाइजेशन जो होने लगता है, मतलब मोबिलाइज करने के लिए हम जो इमोबिलाइजेशन रखने के लिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं वो फिर से इमोबिलाइज हो जाता है। तो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके साइनोवियल फ्लूइड के बीच जो हमारे फ्रैगमेंट तक सप्लाई हो रही थी उनके बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर देता है, फाइब्रिनस ब्रिज बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड के बीच में और साइनोवियल फ्लूइड टू फ्रैगमेंट, उन दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रिनस ब्रिज। तो ये क्या कर देता है, ये हमारी ब्लड सप्लाई को इम्पेयर कर देता है, मतलब फ्रैगमेंट, हमारे फ्रैगमेंट है यहाँ फ्रैगमेंट है और यहाँ पे हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है, तो इसके बीच में एक ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हमने बोला है, क्या बोला हमने इसमें यहाँ पे कि हमारा जो फिब्रिनस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये यहाँ से जो वेस्कुलर्स है जो हमारे फ्लूइड है यहाँ पे जो फ्रैगमेंट है वहाँ तक ब्लड सप्लाई इसकी नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई हो जाती है।
तो यहाँ पे नन यूरिन हमें देखने को मिलता है, डिलेड यूरिन देखने को मिलता है। जब हमारी ब्लड सप्लाई 4 to 6 मंथ तक हमें नहीं पहुँचती है तो वहाँ पे नन यूरिन हो जाता है। तो इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स जो प्रेजेंट होते हैं नन यूरिन के कि जो फ्रैक्चर सरफेस होती है वो राउंडिंग होने लगती है, यहाँ की सरफेस हो गई वो राउंड राउंड होने लगती है। एंड यहाँ पे शार्पली हमें जो फ्रैक्चर हुआ है वो बाहर से दिखने लगता है, शार्पली हमें दूर से दिखता है कि यहाँ पे इस बोन पे एक फ्रैक्चर हुआ है। और सिस्टिक चेंजेस होने लगते हैं एक या दोनों बोन में फ्रैगमेंट के। तो इसका ट्रीटमेंट में यही होता है कि जो सीवियरिटी है सिम्टम्स और जो इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई है उसे वहाँ से रिमूव करना है। बोन ग्राफ्टिंग का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन है रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं स्कैपुलर फ्रैक्चर के जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है रिस्ट पे। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूरिनरी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलपमेंट हो जाता है। उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा स्कैपुलर फ्रैक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूनेट फ्रैक्चर्स के बारे में। तो जो ल्यूनेट फ्रैक्चर होता है वो ल्यूनेट डिसलोकेशन होता है वो रेयरली डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है रिस्ट पे। ये 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है हमारा ल्यूनेट डिसलोकेशन, सेकेंड इज प्री ल्यूनेट डिसलोकेशन। सो ल्यूनेट और प्री ल्यूनेट क्या होते हैं वो देखते हैं। जो ल्यूनेट डिसलोकेशन होता है जब इसमें क्या होता है कि कोई जब डिसलोकेशन होता है तो हमारे जो फ्रेगमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि वो डिस्प्लेस कर जाते हैं एंटरली। जब जो फ्रेगमेंट है वो डिस्प्लेस कर जाते हैं, पर जो हमारी कार्पल बोन होती है वो रेस्ट पे रहती है, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, वो अपनी ही पोजीशन पे रहती है, जिसे हम बोलते हैं ल्यूनेट फ्रैक्चर। जो हमारा पैरी ल्यूनेट डिसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब डिसलोकेशन होता है तो हमारी जो स्कैपुलर बोन होती है वो अपनी ही पोजीशन में ल्यूनेट बोन होती है वो अपनी ही पोजीशन में रहती है, बट जो और हमारी कार्पल्स बोन होती हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं पैरी आर्टिकुलर पैरी ल्यूनेट डिसलोकेशन। दीज आर रेयर डिसलोकेशन ऑफ द रिस्ट। रेयर होता है रिस्ट का। देयर आर 2 टाइप, ल्यूनेट डिसलोकेशन, पैरी ल्यूनेट डिसलोकेशन। तो ल्यूनेट डिसलोकेशन इसमें ल्यूनेट डिसलोकेशन एंटरली डिसलोकेशन वो एंटरली होता है, बट हमारे जो कार्पल्स बोन होते हैं वो रेस्ट करते हैं अपनी पोजीशन पे, रिमेन पोजीशन। एंड पैरी ल्यूनेट में क्या होता है कि द ल्यूनेट रिमेन इन पोजीशन। ल्यूनेट जो होती है वो अपनी पोजीशन पे होती है, बट जो रेस्ट कार्पल बोन होती है वो डिसलोकेटेड रहती है डॉर्सली। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं मेनली वही ओपन डिडक्शन का यूज़ करते हैं, ओपन डिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्मिथ फ्रैक्चर के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया वाटर फ्रैक्चर के बारे में, उसके बाद हमने स्कैपुलर फ्रैक्चर के, एंड लास्ट इज ल्यूनेट फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम हैंड इंजरी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिसकी आने वाले सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।